Hi everyone, my name is तमन्ना चौधरी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट यूजी और इस क्लास की हेल्प से मैं आप सबको ऐसे 34 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ ग्रेविटेशन के ऊपर जो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट है जितने पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर कोई बच्चा नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो इन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दो, पीवाईक्यूज को प्रायोरिटी दो एंड इतना ही करो क्योंकि इससे ज़्यादा करने का अभी टाइम नहीं है. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट अस बिगिन विद द क्लास. आई एम होपिंग तुम सबको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पसंद आए. अगर आप नीट 2023 के लिए प्रिपेयर करें, नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आगे नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये मेरा ही यूट्यूब चैनल है तो इसके ऊपर मैं डिफरेंट डिफरेंट सीरीज लेके आती रहती हूँ. जैसे अभी ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ जिसके अंदर हम लोग एक क्लास में एक सेशन में एक चैप्टर को टारगेट करते हैं और उसके ऊपर फिर बाद में मैं तुम लोगों को टॉप क्वेश्चंस करवाती हूँ, है ना. तो नीट 2023 में जैसे कम टाइम बचता है तो ऐसे सेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं. बाकी मानिए अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया है बेयर मिनिमम प्राइस में विच इज़ 1500 रुपीज़. मतलब 1500 रुपीज़ की हेल्प से आप एक ऐसे क्रैश कोर्स का पार्ट रह पाएंगे जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाने वाली हूँ सारे कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए, जिसके अंदर एक सेशन एक चैप्टर से डेडिकेटेड होगा और हम नेक्स्ट के 30 दिनों में पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं. जो जो बच्चे इस अल्फा क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे वो मेरे अल्फा टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे जिसमें तुम लोग मानोगे नहीं यार, लेकिन ऑलरेडी 3200 बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं. मैं तुम लोग को दिखाती हूँ. ये देखिए, ऑलरेडी 3200 बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं. इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये ब्रेन ग्रिलर के क्वेश्चन पीडीएफ मिलते हैं जो बेसिकली उन बच्चों के लिए, अल्फा बच्चों के लिए ये बेसिकली एक चैप्टर वाइज रीपीपी है. तो अगर आप मेरे साथ पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं 30 दिन में, इन ब्रेन ग्रिलर पीडीएफ्स, ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चंस के पीडीएफ्स चाहते हैं और एनालिसिस तो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हो ही रही है, तो आप इस क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसमें पार्टिसिपेट करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है. अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 8200 का ये क्रैश कोर्स है, लेकिन तुम अभी अगर नेक्स्ट के 4 दिन में एनरोल करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 1500 में एनरोल कर पाओगे. वहां पर भी अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है कि अगर आर्मी लाइव कोड लगाओगे तो वहां पर भी 20% ऑफ मिल जाएगा, मतलब 300 का ऑफ हो जाएगा. मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है. तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट अस बिगिन विद द क्लास एवरीवन. ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन, मेरे पास दो प्लैनेट्स हैं जिनकी डेंसिटी सेम है और दोनों प्लैनेट्स के बिल्कुल सरफेस के पास में दो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं. तो जो पहला प्लैनेट है उसके रेडियस की वैल्यू आर है, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट टी है. दूसरे प्लैनेट के रेडियस की वैल्यू 3 आर है. तो बताओ फिर उसके इर्द गिर्द जो सैटेलाइट घूम रही है उसकी सरफेस के पास, उसका टाइम पीरियड क्या होगा. तो पहले तुम लोग जरा सा बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट को डिफाइन कैसे करते हो जब भी वो एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है. सो सबसे पहले तो मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख दूंगी कि मानो भाई ये मेरे पास प्लैनेट है जो एम के मास का है और आर के रेडियस के अंदर जो एक सैटेलाइट है वो घूम रही है. अब ये सैटेलाइट का मास हो गया स्मॉल एम और इसकी वेलोसिटी होगी वी नॉट, तो यही ऑर्बिटल वेलोसिटी है. तो मैं बोल दूंगी कि अगर मुझे सैटेलाइट के टाइम पीरियड को निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं उसकी सर्कमफ्रेंस को ऑर्बिटल वेलोसिटी से डिवाइड कर दूंगी. अब बिकॉज ये दोनों केसेस में जो सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस के या फिर प्लैनेट की सरफेस के बिल्कुल पास में ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट रेडियस ऑफ द प्लैनेट ही आ जाता है ना. तो आई कैन से कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द प्लैनेट and orbital velocity is going to be given by under root of the gravitational constant mass of the planet divided by the radius of the planet, क्योंकि जो planet का रेडियस है वही ऑर्बिट का भी रेडियस है जो सैटेलाइट की है. तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मेरे पास ना यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है. अब इन्होंने क्या किया हुआ है ना, दोनों प्लैनेट्स को कंपेयर किया हुआ है डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मास के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है. तो मैंने सोचा कि मैं मास ऑफ द प्लैनेट को लिख देती हूँ एज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब विच इज वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाइड बाई द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट. तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि फिर तो टाइम पीरियड रेडियस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, कि टाइम पीरियड ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो अगर पहले और दूसरे वाले की डेंसिटी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा. ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि केपलर्स का जो सेकंड लॉ है वो कौन सा कंजर्वेशन बताता है, कौन से कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड है. सो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सीधा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मतलब मानो ये मेरे पास अर्थ है, इसके मास की वैल्यू है m.
अब अगर इसके रेडियस की वैल्यू आर है तो हमें इसकी सरफेस से 2r के डिस्टेंस के ऊपर जाना है और इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब क्या मैं बोल दूं कि ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ द अर्थ से 3r का डिस्टेंस बना रहा है। मानो ये वाले डिस्टेंस को मैं स्मॉल r बोल दूं, मैं यहाँ पर प्लैनेट के या फिर अर्थ के मास को कैपिटल M बोल दूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ r होगी, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर है, दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस। मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सरफेस के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 1/9 होगा। ऑप्शन नंबर ए गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानो एक सैटेलाइट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है अर्थ के अराउंड, तो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रही है। मतलब जैसे कि जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो केपलर्स का सेकंड लॉ ये बोलता है ना कि एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का सन के पोजीशन के अबाउट कांस्टेंट होगा। मतलब mvr कांस्टेंट होगा। अब मास ऑफ द प्लैनेट तो चेंज नहीं हो रहा है, तो vr कांस्टेंट होता है। तो अगर r की वैल्यू बड़ी है तो उसके लिए v की वैल्यू छोटी हो जाती है। तो बिल्कुल वही सिनेरियो यहाँ पर है कि आपके पास जो सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है लेकिन एलिप्टिकल ऑर्बिट में। मतलब आई कैन से कि जो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है अर्थ के साथ वो अलग अलग पोजीशन के ऊपर अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग पोजीशन के ऊपर उसकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, है ना। तो अभी बोला हुआ है विच ऑफ द ऑप्शन गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन ये है, एक्सिलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो बिल्कुल सही बात है। अर्थ के बीच में और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट है अर्थ की टुवर्ड्स खिंचा हुआ नजर आएगा, which is going to be the centripetal acceleration. So centripetal acceleration is going to be directed towards the center of the earth. तो ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों जो और 3 ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। तो बी ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज करेगा डायरेक्शन में लेकिन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहेगा। तो देखो, अभी सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो फोर्स है सैटेलाइट और अर्थ के बीच में है वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसकी वजह से टॉर्क नहीं आता। तो अगर टॉर्क नहीं आएगा तो एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होगा, तो एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड की टर्म्स में तो नहीं चेंज हो रहा है। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन की टर्म्स में भी नहीं चेंज हो रहा है ना। तुम ये देखो, मानो अगर मैं यहाँ पर अर्थ की बात करूँ और सैटेलाइट ऐसे घूमता है, मतलब इफ आई टेक माई राइट हैंड एंड आई कर्ल माई फिंगर्स इन द सेंस ऑफ रोटेशन, तो थंब ऊपर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सैटेलाइट ऐसे ही घूमेगा ना, ऐसे थोड़ी करेगा यहाँ से ऐसे घूमा फिर ऐसे आया फिर ऐसे घूमा फिर ऐसे आया। वो एक ही सेंस में रोटेट करेगा, तो एक ही सेंस में रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी सेम होगी। सो एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी सेम इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पीरियोडिकली चेंज करेगी टाइम के साथ, बिल्कुल भी नहीं। द सैटेलाइट इज गोइंग टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, वो मैकेनिकल एनर्जी को कभी नहीं छेड़ती। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहेगा। रहता अगर मानो जो ऑर्बिट है सर्कुलर होती, क्योंकि अगर ऑर्बिट सर्कुलर होती तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट सेम होता, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट सेम होता तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होती, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो सैटेलाइट है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है ना। तो आई कैन से कि इस सैटेलाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस पॉइंट के ऊपर जब वो अर्थ से सबसे ज़्यादा करीब है। तो वेलोसिटी अगर उस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो भी ज़्यादा होगा। सो लीनियर मोमेंटम इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता अगर सर्कुलर ऑर्बिट होती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मानो g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। उसी तरीके से जी एच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एच हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो दोनों का रेशियो निकालो, तो दोनों को डिफाइन कर लो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ये होता है वेर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, है ना। क्योंकि मैं जब सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ, मैं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ जो सेंटर ऑफ द अर्थ से रेडियस ऑफ द अर्थ के डिस्टेंस के ऊपर है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये आ गया। अब जब मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ऐसे पॉइंट के ऊपर निकाल रही हूँ जो h की हाइट के ऊपर है, मतलब वो सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, r प्लस एच के ऊपर, तो अब की बार डिनोमिनेटर में r प्लस एच का स्क्वायर आएगा। तो अभी मैं दोनों को डिवाइड कर देती हूँ तो ये आ जाता है। तो r प्लस एच डिवाइडेड बाय r कैन बी रिटन इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय r। ऑप्शन नंबर ए गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। मेरा गला दर्द कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक पॉइंट मास को एक थिन स्फेरिकल शेल के अंदर रख दिया जिसके रेडियस की वैल्यू r है, मास की वैल्यू m है।
और मैंने ये जो छोटे से पॉइंट मास को रखा है, पॉइंट मास का मतलब 1 केजी के मास, तो 1 केजी के मास को मैंने रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। सो दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कि जो मेरा थिन शेल होता है वो इनसाइड पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं क्रिएट करता। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं क्रिएट करेगा, मतलब एक ऐसे रीजन में जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, किसी भी मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। तो बिकॉज यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है शेल की वजह से, तो अभी इस मास के ऊपर, अभी मैं इस मास को यहाँ पर रखती, यहाँ पर रखती, यहाँ पर रखती, यहाँ पर रखती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टिल गोइंग टू बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरे पास दो सैटेलाइट है। पहले वाले सैटेलाइट का रेडियस ऑफ ऑर्बिट 4r है, दूसरे वाले सैटेलाइट का रेडियस ऑफ ऑर्बिट r है। तो अगर पहले वाले सैटेलाइट की वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ दूसरे सैटेलाइट की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी देखो क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाता है अंडर रूट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लैनेट जिसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब दोनों सैटेलाइट सेम प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करिए तो ये कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी equal to the under root of inverse of the ratio of the radius of the orbit. So va by vb is going to be under root of rb by ra। सब्स्टिट्यूट कर दो, पहले वाले का रेडियस r है, दूसरे वाले का रेडियस 4r है। पहले वाले की वेलोसिटी 3v है, दूसरे वाले की वेलोसिटी निकालनी है। तो अभी अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो तुम देखो ना, 3v by vb की वैल्यू आ गई 2, सो vb की वैल्यू आ गई 3v/2। ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि अगर मानो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर सो सॉरी थैंक गॉड कल सैटरडे है और फिर संडे। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर एस्केप वेलोसिटी वी है, तो बताओ एस्केप वेलोसिटी उस पॉइंट के ऊपर कितनी होगी जो सरफेस ऑफ द अर्थ से 7r की हाइट के ऊपर है। मतलब अभी मुझे एक ऐसे पॉइंट के ऊपर एस्केप वेलोसिटी निकालनी है जिसका सरफेस ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस है वो 7r का है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 7r है, मतलब और यहाँ से लेके यहाँ तक r है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 8r के डिस्टेंस के ऊपर है। तो फॉर्मूला लिख दो, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट टू द पॉइंट जहां से मैं बॉडी को प्रोजेक्ट कर रही हूँ। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 8 टाइम्स ऑफ r। सब्सटीट्यूट कर दिया तो अब देखो, अगर मैं 8 को बाहर निकाल लूँ तो 2 अंडर रूट 2 आ जाता है डिनोमिनेटर में। एंड व्हाट इज दिस यहाँ पर व्हाट इज दिस, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस। ऑप्शन नंबर सी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मानो अगर रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू इतनी है, तो बताइए कितनी हाइट के ऊपर। कभी भी हाइट बोला जाए, वी आर ऑलवेज टॉकिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कितनी हाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 1/4 हो जाता है। तो इसमें नन ऑफ द ऑप्शन राइट है। द रीजन बीइंग कि मानो अभी हम लोगों ने देखा था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस की वैल्यू मेरे पास इतनी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट h हाइट की वैल्यू मेरे पास इतनी होती है। तो मानो अभी अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है ना। तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस और h हाइट को रिलेट कर पाऊंगी। तो अभी मुझसे वो वाली हाइट पूछी हुई है जहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सरफेस के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 1/4 है। मतलब अगर ये वाली वैल्यू g है तो ये g/4 है। मतलब ये वाली वैल्यू 1/4 हो गई, मतलब ये वाली वैल्यू 1/2 हो गई। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाती है r। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा हुआ है कि मानो एस्केप वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, अगर मानो मैं बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करती हूँ। अब मानो अगर मैं सेम जगह पे सेम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रही हूँ लेकिन 45 डिग्री का एंगल बना के फ्रॉम द वर्टिकल, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। तो एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो एक पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मानिए मैं उसको ऐसे प्रोजेक्ट करूँ परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, या फिर मैं 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूँ, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर जितनी एस्केप वेलोसिटी थी वो उतनी ही रहेगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर वर्टिकली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है तो 45 डिग्री के ऊपर भी होगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज एक्चुअल एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ। जैसे अर्थ के एक्चुअल रेडियस की वैल्यू 6400 किलोमीटर्स है, उसी तरीके से अर्थ के एक्चुअल एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक प्लैनेट है और जो मास ऑफ द अर्थ है उस प्लैनेट के मास से 80 टाइम्स ज़्यादा है, और अर्थ का जो डायमीटर है उस प्लैनेट के डायमीटर से डबल है।
तो मानो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का इतना है, तो बताओ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस प्लैनेट का कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस का। तो आप देख पा रहे हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो आई कैन से gravitational acceleration on the planet divided by that of the earth, it is equal to mass of the planet by mass of the earth multiplied by radius of the earth divided by radius of the planet का square. this is simple proportionality. तो यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर प्लैनेट का मास m है ना, तो अर्थ का मास उससे 80 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर प्लैनेट का डायमीटर d है, तो अर्थ का डायमीटर उससे डबल है। मतलब अगर प्लैनेट का रेडियस r है, तो अर्थ का रेडियस उससे डबल है। तो मेरे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर सी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानो अगर अर्थ का रेडियस श्रिंक कर जाता है 1% से, सच दैट उसकी मास की वैल्यू सेम रहती है, तो बताओ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अगर मैं कांस्टेंट मास की टर्म्स पे डिफाइन करूं, आई नो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो फिर सिंपल हम लोग एरर वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मुझे अच्छे से पता है कि रेडियस की वैल्यू मानो अगर कम हो रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज ही होगी। बट अगर मैं परसेंटेज की टर्म्स में बात करूँ, तो आई कैन से ना कि देखो भाई, जितना परसेंटेज चेंज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में आया है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस द परसेंटेज चेंज जो रेडियस में आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो रेडियस में परसेंटेज चेंज 1 का आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल में परसेंटेज चेंज 2 का होगा। रेडियस डिक्रीज किया है, इसीलिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो आई कैन से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीजेस बाय 2%। ऑप्शन नंबर सी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी एरर मेथड के ऊपर है कि मानो मेरे पास एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करिए एक ऐसे रेडियस में जिसके एक ऐसे ऑर्बिट में जिसके रेडियस की वैल्यू आर है, और उस ऑर्बिट के टाइम पीरियड की वैल्यू टी है। अब मानो अगर ये जो सैटेलाइट है, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस से खिसक जाती है और उसकी वजह से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा टाइम पीरियड आ जाता है, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सो दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ। चाहे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करें या फिर जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का क्यूब। सो आई कैन से ट्वाइस द फ्रैक्शनल चेंज इन द टाइम पीरियड is going to be thrice the fractional change in the radius. Option number A gives me the correct option. Radius किसका? ऑर्बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास दो स्फीयर हैं, एक का मास स्मॉल m है, दूसरे का मास कैपिटल M है। दोनों को मैंने एयर में रखा और दोनों के बीच में F का फोर्स है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि मानो अब की बार मैं इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको एक ऐसी लिक्विड से भर देती हूँ जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो बताओ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses, फॉर एग्जाम्पल m1 and m2, it is only going to depend on what is the magnitude of m1 and m2 and what is the distance between them. तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में कितना आ जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले वाले का मास, दूसरे वाले का मास, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मानो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं उसको सरफेस से उठा रही हूँ एक ऐसे पॉइंट तक जो 2r की हाइट के ऊपर है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो सरफेस ऑफ द अर्थ से 2r के डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से 3r के डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकाल लूंगी, फाइनल निकाल लूंगी। तो इनिशियली स्मॉल m और कैपिटल M में, मतलब कभी भी जब मैं पार्टिकल के बीच में और स्फीयर के बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, हम हमेशा सारे के सारे मास को सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो अभी मैं इसके मास को यहाँ पर मानूंगी ना, तो पहले कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में r का डिस्टेंस है और फिर बाद में 3r का डिस्टेंस है। तो ये आ गया पहला फॉर्मूला, ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। तो तुम लोग देख पा रहे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है। तो क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि हमने काम किया है, क्योंकि मैं बॉडी को ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव पुल से दूर लेके जा रही हूँ। ये एम मास बोलेगा मुझे तो अर्थ के पास रहना है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेविटी ऐसे लग रहा है लेकिन मैं बॉडी का मोशन ऐसे करा रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ेगी ना, बढ़ गई। देखो फाइनल माइनस इनिशियल करती हूँ, इतनी वैल्यू आ रही है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ गई, मतलब हमें इतना काम करना पड़ा, हमने इतना काम ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है।
तो अभी मैं इसको ऑप्शन में ढूंढ रही हूँ, ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन नहीं है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की टर्म्स में है, वो तो स्मॉल जी की टर्म्स में है। स्मॉल जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू दिस। तो तुम लोग क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द प्लैनेट को इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, कर दिया तो ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो बताओ कौन से पॉइंट के ऊपर जो उसकी लीनियर स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है एक प्लैनेट का जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, या फिर एक सैटेलाइट का जब वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास तो चेंज नहीं हो रहा, एम वी आर कॉन्स्टेंट है, मास हमेशा सेम रहेगा तो वी आर भी कॉन्स्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम वहां पे होगी जहां पर आर की वैल्यू मिनिमम है। आर की वैल्यू मिनिमम है इसका मतलब क्या कि अभी उस पोजीशन के ऊपर जहां पर प्लैनेट की वेलोसिटी मैक्सिमम है वो मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर होगा फ्रॉम द सन, मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस के ऊपर होगा फ्रॉम द सन। तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, फारदेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसके लिए आर मिनिमम है तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। उसी तरीके से यहाँ पर आर मैक्सिमम है तो यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी का पूछा था, ऑप्शन नंबर ए गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानो मेरे पास दो सैटेलाइट्स है और दोनों सैटेलाइट्स का जो रेशियो ऑफ द मास है वो इतना है। दोनों जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उस पहले वाले की ऑर्बिट आर है, दूसरे वाले की ऑर्बिट 4r है। तो हमसे ये पूछा हुआ है व्हाट इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी को लिखना सीखते हैं। देखो, अगर मानो मेरे पास ये एक सैटेलाइट है, इसके मास की वैल्यू स्मॉल एम है, ये एक ऐसे प्लैनेट के अराउंड घूम रही है जिसके मास की वैल्यू कैपिटल एम है, सच दैट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज आर एंड वी नॉट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मुझे अच्छे से पता है दोनों के बीच में मैकेनिकल एनर्जी निकालना सबसे इजी काम है। स्मॉल एम मास कैपिटल एम मास के बीच में डिस्टेंस स्मॉल आर का है, तो आई कैन से कि यहाँ पर जो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ये आ गई। सो कैपिटल आर को मैंने स्मॉल आर के से डिनोट किया हुआ है, इट इज वन इन दी सेम, है ना। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी अगर इस सैटेलाइट के निकालनी हो तो मेरे पास मास है, मेरे पास इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, है ना। इसका स्क्वायर कर दूं तो ये अंडर रूट चला जाता है, और इसको मैं हाफ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। तो तुम लोग देख पा रहे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी ये है, दोनों को ऐड कर दूंगी तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ से ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आती है कि देखो, अगर मानो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -x है ना, तो फिर बच्चों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू +x/2 है। और उसी तरीके से फिर मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू -x/2 है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एटम्स के चैप्टर में भी आते हैं, बिकॉज जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है एक न्यूक्लियस के अराउंड, दैट मोशन इज वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट और द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो ये मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी का रेशियो निकालूं। अब हम दो चीज़ों को कंपेयर कैसे करें अगर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं दोनों की मैकेनिकल एनर्जी को कंपेयर करना चाहती हूँ तो पहले डिफाइन करना आना चाहिए, तो मैंने डिफाइन कर दिया। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि मैकेनिकल एनर्जी जो सैटेलाइट की है, अब दोनों सैटेलाइट्स के लिए पहले ये देख लो क्या कॉमन है। तो दोनों सैटेलाइट्स के लिए जिस प्लैनेट के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं वो सेम है। डिफरेंट क्या है, उनका मास और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये आ गया प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सैटेलाइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। तो खत्म। पहले वाले का मास दोनों के जो मास का रेशियो है 3/1 है, तो ये आ गया 3/1। पहले वाले के रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की वैल्यू आर है, दूसरे वाले की वैल्यू 4r है, तो ये वाला आंसर आ गया 12, ऑप्शन नंबर डी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं जिनका मास है कैपिटल एम, और वो एक स्क्वायर जिसकी साइड की वैल्यू एल है उसके वर्टाइसेस के ऊपर रखे हुए हैं, मतलब कॉर्नर्स के ऊपर रखे हुए हैं। तो अब इस अरेंजमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर के ऊपर पूछा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर उस पॉइंट के ऊपर 1 kg का मास रखा होता ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, दैट इज इट। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब अगर मानो मैं यहाँ पर 1 kg के मास को अज्यूम कर लूँ, तो मुझे बस ये देखना है कि इस 1 kg के मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये वाले इंटरैक्शन की वजह से, ये वाले इंटरैक्शन की वजह से, ये वाले इंटरैक्शन की वजह से, ये वाले इंटरैक्शन की वजह से।
और सबकी वजह से सेम पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 केजी है, कैपिटल एम है, यहाँ पर भी 1 केजी है, कैपिटल एम है, इन दोनों केसेस में भी। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी चारों के केसेस में सेम है। तो देखो ये वाली वैल्यू आई एल, ये वाली वैल्यू आई एल, पाइथागोरस से ये आ गया √2 टाइम्स ऑफ एल, ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ एल का आधा विच इज एल बाय √2। तो आई कैन से कि इस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं 1 केजी मास को अज्यूम करती हूँ तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ वन इंटरैक्शन, which is equal to minus gravitational constant multiplied by ये वाला mass multiplied by ये वाला mass which is 1 divided by the distance between them। तो ये आ जाता है। तो अगर मैं 4 को अंडर रूट में भेज दूं तो 16 अंडर रूट में जाता है। 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 की वैल्यू 32 होती है। ऑप्शन नंबर ए गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ई है। तो अब हमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है, बताओ अभी मुझे इसको और कितनी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी अगर मानो मैं चाहती हूँ कि ये इसकी ऑर्बिट से एस्केप कर जाए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम एनर्जी सो दैट द बॉडी एस्केप्स टू इन्फिनिटी। तो देखो इन्फिनिटी के ऊपर किसी भी चीज़ की कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अभी एक ऐसी एनर्जी देना चाहती हूँ ताकि बॉडी इन्फिनिटी तक पहुँच जाए। तो बिकॉज अभी मैं बात कर रही हूँ कि मैं कितनी मिनिमम एनर्जी दूं ताकि बॉडी इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, मतलब बॉडी एक बार इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। मतलब तुम समझ पा रहे हो, हम एक ऐसा सिनारियो बनाना चाहते हैं जहां पर मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाए, है ना। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर मानो मैं अभी इस सैटेलाइट की बात करूं जिसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ई है, तो ऑब्वियस ही बात है फिर इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी -E। तो -E की मैकेनिकल एनर्जी में मैं कितनी एनर्जी को ऐड करूं सच दैट मुझे 0 मैकेनिकल एनर्जी मिल जाए, ऑब्वियस ही बात है वो ई है। ऑप्शन नंबर डी गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा से सुनना अगर नहीं समझ आया है। मैं बोल रही हूँ, अगर कभी भी बोला जाए कि मिनिमम कितनी एनर्जी हम लोग किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करें ताकि वो एस्केप कर जाए इन्फिनिटी तक, सो दैट इज बेसिकली हम उसकी मैकेनिकल एनर्जी को जीरो करना चाहते हैं। क्योंकि थ्रू आउट द मोशन मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगा, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहती हूँ जिसमें बॉडी इन्फिनिटी के ऊपर हो और बिल्कुल अभी पहुंची है। मतलब अगर मैं थोड़ी सी भी कम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती तो वो इन्फिनिटी पे नहीं पहुंचती, मतलब इन्फिनिटी के ऊपर जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो थी ही, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। मतलब हम जीरो मैकेनिकल एनर्जी स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर मानो इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी ई है तो टोटल एनर्जी -E हो जाएगी। तो बताओ -E में क्या ऐड करोगे सच दैट तुम्हें आंसर 0 मिल जाए, ई ऐड करोगे ना। ऑप्शन नंबर डी गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मेरे पास दो बॉडीज है, एक का मास स्मॉल m है, दूसरे का मास 4 टाइम्स दी स्मॉल m है। दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल r है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट के ऊपर पूछा हुआ है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। सो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है 1 केजी मास की, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 1 केजी मास के ऊपर। तो अभी हमसे ये बोला हुआ है कि अगर मेरे पास दो मासेस हैं सच दैट दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट के ऊपर निकालना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर 0 होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द बॉडी जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, डिवाइडेड बाय उस मास से कितने डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर, विच इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर तुम लोग देख पा रहे हो। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि यार एग्जैक्टली कौन सा वो पॉइंट है जहां पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को जीरो कर पा रही हूँ। तो मानो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट यहाँ पर है। तो ये वाले डिस्टेंस को अगर मैं x ले लूँ, ये वाला डिस्टेंस r है, तो ऑब्वियसली बात है ये r-x बन जाता है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r-x का। तो अभी ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होती है, मतलब मानो अगर ये वाली बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रही है तो वो इसके टूवर्ड्स डायरेक्ट करेगी। इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इसके टूवर्ड्स डायरेक्ट करेगी। तो आई कैन से कि इस पोजीशन के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड तभी 0 हो सकती है अगर इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाए, क्योंकि फिर ये दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड के वेक्टर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 का नेट देते हैं, है ना। तो अभी इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितने मास की वजह से है, कितने डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका स्क्वायर,
इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ये कितने मास की वजह से है, डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग जिस डिस्टेंस के ऊपर निकाल रहे हैं वो वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बस मैं इन दोनों को इक्वलाइज कर रही हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई r/3। दैट इज इट। मतलब तुम्हें समझ आ गया कि अब ये वाली जो वैल्यू है वो r/3 है, ये वाली वैल्यू r माइनस r/3 है जो कि बेसिकली 2r/3 है। अब निकालो। अज्यूम करो यहाँ पर 1 kg का पार्टिकल है। देखो इसकी वजह से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, सो इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मास डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस r/3। उसी तरीके से इस 4m की वजह से यहाँ पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जो 2r/3 के डिस्टेंस के ऊपर है, सो दैट इज नेगेटिव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 4m मास डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। तो अभी जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ ऑप्शन नंबर सी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है एक पॉइंट के अबाउट और उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू l है। ठीक है, तो अभी वो जिस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रही है वो r के डिस्टेंस के ऊपर है। तो मानो अब की बार अगर मैं उस सैटेलाइट को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक रख देती हूँ, मतलब मानिए अब की बार अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर देती हूँ फ्रॉम r टू 16 टाइम्स ऑफ r, तो अब बताओ एंगुलर मोमेंटम सेम सैटेलाइट का क्या होगा। तो मतलब तुम लोग देख पा रहे हो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ कि सैटेलाइट जो है वो तो r के डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा था, एक पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन अभी मैंने उसको पकड़ के एक ऐसे ऑर्बिट में डाल दिया जिस ऑर्बिट का जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो पहले वाले रेडियस ऑफ ऑर्बिट से 16 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो जैसे मैंने बोला कि हम दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते अगर हम दोनों चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि मानो ये मेरा सैटेलाइट है, ये कुछ ऐसे प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे जिसकी मास की वैल्यू m है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मुझे बस ये देखना है कि जब मैं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r से लेके 16 टाइम्स ऑफ r तक जा रही हूँ, मास कैसे चेंज हुआ, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे चेंज हुआ, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैसे चेंज हुआ। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट। तो पहले रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r था, फिर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट 16 टाइम्स ऑफ r है, मतलब ये वाली वैल्यू 16 के फैक्टर से बढ़ रही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करूं तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू। इफ दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट जिसके अबाउट जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो ये वाली वैल्यू पहले r थी, अब वो 16 टाइम्स ऑफ r है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी 4 के फैक्टर से डिक्रीज हो गई। तो देखो ये 16 के फैक्टर से इंक्रीज हुई, ये 4 के फैक्टर से डिक्रीज हो गई, तो अल्टीमेटली एंगुलर मोमेंटम 4 के फैक्टर से इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन नंबर डी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। प्यारा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मानो इफ g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द पोल्स एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, तो फिर बच्चों जरा सा यहाँ पर ये बताइए व्हाट इज द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट जिसके लैटिट्यूड की वैल्यू 60 डिग्री है। तो ये तो हमारे पास सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि मानो अगर मुझे लेमडा के लैटिट्यूड के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये वाला फार्मूला बनता है, बट दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द पोल एट द पोल, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट जो यहाँ पर अर्थ है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री 1/4 होता है, ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मानिए मैं दो मासेस के बीच में डिस्टेंस को डबल कर देती हूँ तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देती हूँ तो ये वाली वैल्यू 4 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है, तो डिनोमिनेटर 4 के फैक्टर से इंक्रीज हो गया तो फ्रैक्शन 4 के फैक्टर से डिक्रीज हो गया ना। तो जो फोर्स पहले F था अगर वो F/4 हो जाता है मतलब वो पहले से 1/4 हो चुका है, सो इट इज रिड्यूस्ड टू अ क्वार्टर। जस्ट अ सेकेंड। कम ऑन, 11 क्वेश्चंस टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेरे पास बच्चों दो क्लॉक है, एक क्लॉक एस है जो ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली बात है मानो अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो वो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k, वेर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग जो इस क्लॉक के अंदर है एंड m इज द मास ऑफ द ब्लॉक जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो जो क्लॉक एस है उसका टाइम पीरियड ऐसे गिवन है
उसी तरीके से बच्चों मेरे पास एक और क्लॉक है, क्लॉक पी, विच इज बेस्ड ऑन द पेंडुलम मोशन। तो पेंडुलम मोशन के टाइम पीरियड की वैल्यू मेरे पास ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो दोनों क्लॉक्स हैं वो अर्थ के ऊपर तो बिल्कुल सेम तरीके से ही रन कर रहे थे, लेकिन मानो अब की बार अगर मैं दोनों क्लॉक को एक ऐसे प्लैनेट के ऊपर ले जाऊं जिसकी जिसकी उतनी मास डेंसिटी है जितनी अर्थ की मास डेंसिटी है, लेकिन उसका रेडियस ट्वाइस है। तो सबसे पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन करनी आनी चाहिए कि जब हम लोग अर्थ से लेके प्लैनेट तक जा रहे हैं सच दैट दोनों की डेंसिटी सेम है, तो रेडियस के को कंपेयर करके मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैं एक प्लैनेट से लेके दूसरे प्लैनेट तक जा रही हूँ तो क्लॉक एस के अंदर जो ब्लॉक है ना तो उसका मास चेंज हो रहा है, ना उसके अंदर जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है। वॉट इज चेंजिंग वेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लैनेट टू द अदर प्लैनेट, इट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो तुम देखो ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक प्लैनेट की वजह से इतना होता है सरफेस के ऊपर। अगर मास को डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर दूं तो फिर मुझे ये नजर आता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस। अब डेंसिटी भी सेम है, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो ये याद नहीं रखना है, कभी ये याद रखने लग जाओ इसको निकाल सकते हो। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेरे पास सरफेस के ऊपर इतना है, तो मास को अगर मैं मानूँ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम के टर्म्स पे लिख दूँ तो तुम लोग देख पा रहे हो ना यहाँ पर वैल्यू आर की आ गई। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। सो अगर वो मेरे पास एक ऐसा प्लैनेट है जिसका रेडियस ट्वाइस है तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा है मतलब टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा मतलब अभी जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, मतलब ये तेज़ भागेगा। तो क्लॉक एस को कुछ हुआ नहीं, क्लॉक पी तेजी तेजी से भागने लग गया। सो आई कैन से दैट क्लॉक पी इज रनिंग फास्टर देन क्लॉक एस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मुझे चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है जब मैं एच हाइट अबव जाती हूँ सरफेस के या फिर मैं एक्स डेप्थ बिलो जाती हूँ सरफेस के, तो वो चेंज इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझे सेम देखने को मिल रहा है। तो एक्स और एच के बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो डिफाइन करते हैं कि अगर मानो मैं छोटी सी एच हाइट ऊपर जाती हूँ सरफेस ऑफ द अर्थ के, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोग ये वाली इक्वेशन से देते हैं। और अगर मानो मैं छोटी सी डेप्थ नीचे जाऊं तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ये इक्वेशन से देते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि चेंज सेम आ रहा है, मतलब दोनों पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सेम है। तो ये दोनों कब सेम होंगे, जब ये दोनों सेम हो जाए। सो 2h शुड बी इक्वल टू एक्स, 2h शुड बी इक्वल टू एक्स, ऑप्शन नंबर बी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, मानो मेरे पास स्मॉल एम मास की एक बॉडी है, तो बताओ कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर मैं उसको 2r के ऑर्बिट से लेके 3r के ऑर्बिट तक लेके जाना चाहती हूँ। मतलब तुम समझ गए, अज्यूम करो यहाँ पर एक प्लैनेट है जिसका मास कैपिटल एम है, ये मेरी सैटेलाइट है या फिर स्मॉल एम का मास है ना। मैं क्या करना चाहती हूँ ना, इसको मैं 2r से लेके 3r तक लेके जाना चाहती हूँ। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो जो 2r के डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब बिकॉज कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में डिस्टेंस 2r है, और फिर बाद में 3r है। इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, विच इज द फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो आ गया ये, मतलब इतनी वैल्यू से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है खुद से नहीं काम हुआ होगा ना। कोई भी चीज़ खुद से अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ाएगी, कोई भी चीज़ खुद से अपनी स्टेबिलिटी क्यों कम करेगी। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमने उसको ऊपर काम किया है। तो हमने उसके ऊपर कितना काम किया है, जितने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करवा दी। तो कितने इंक्रीज करवा दी, इतनी इंक्रीज करवा दी, ऑप्शन नंबर डी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों ऑर्बिट गिवन है तो हम लोग जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ही मानेंगे। अगर मुझसे ये पूछा जाता व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2r टू 3r, तो वो वाली हाइट सरफेस ऑफ द प्लैनेट से होती, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ऑर्बिट के रेडियस की बात की है तो सेंटर ऑफ द प्लैनेट से ही मेजर हो रही है। तो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस 2r है और यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस 3r है, जिसकी वजह से इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में 2r गया है, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में 3r गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kg और 8 kg की बॉडी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 9 मीटर है। यहाँ पर अभी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है, तो बताओ वो पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है। वो बिल्कुल बीच में लोकेटेड है, 6 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है फ्रॉम 2 kg, 6 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है फ्रॉम 8 kg, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट। सो हम लोग ऑलरेडी आज की क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं जहाँ पर दो बॉडीज होती हैं और हम उन दोनों बॉडीज के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड को 0 हमें करना है।
तो मानो ये दोनों बॉडीज हैं, दोनों के बीच में 9 मीटर का डिस्टेंस है। अज्यूम करती हूँ ये है वो पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को मैं x लूँ तो ये वाला डिस्टेंस 9 माइनस एक्स हो जाता है। तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 केजी के मास को अज्यूम करूंगी अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी वजह से आई, उसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आई, इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 8, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अभी इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड तभी 0 होगा अगर इस डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और इस डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर मैं इक्वलाइज कर दूं तो दोनों जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अभी जी गया, 2 गया, जी गया, 2 गया, तो यहाँ पर 4 आ गया। मतलब ये मेरे पास 4 गया, जी से जे गया, ये आ गया। अंडर रूट कर दूं तो मेरे पास ये आ जाता है, एक्स की वैल्यू आ गई 3 मीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस 6 मीटर है। तो जिस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है वो 8 केजी की बॉडी से 6 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो जो एंगुलर मोमेंटम अर्थ का है वो उसकी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ आ गया मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अभी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द अंडर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन करूं तो इसकी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट से ये प्रोपोर्शनैलिटी है। अब ये कट गया तो अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर आ गया। So the angular momentum, it is going to be directly proportional to the under root of the radius of the orbit. Option number C gives me the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानो अगर एस्केप वेलोसिटी अर्थ की इतनी है तो बताओ एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी उस प्लैनेट की जिसका रेडियस ट्वाइस है लेकिन मीन डेंसिटी सेम है। तो ऐसा PYQ पूछा जा चुका है जहां पर हम लोग एस्केप वेलोसिटी को या तो दो प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी को मैं उनके मास और रेडियस को यूज करके कंपेयर कर सकती हूँ, या मैं दो प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी को उनकी डेंसिटी और रेडियस के हेल्प से कंपेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन एक तो रेडियस का दिया है और एक डेंसिटी का दिया हुआ है, तो मैं मास को डेंसिटी की टर्म्स में लिख दूंगी। ये मेरी जनरल इक्वेशन है एस्केप वेलोसिटी की। मास को डेंसिटी की टर्म्स में लिख दिया ना, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अंडर रूट में एक तो आर का स्क्वायर आ रहा है और एक डेंसिटी आ रही है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की बात करूं, और ये अंडर रूट में है। सो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी। अब डेंसिटी सेम है, सो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो अगर मानिए उस प्लैनेट का रेडियस डबल है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी भी डबल होगी। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी अगर 11.2 है तो प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगी। ऑप्शन नंबर डी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन मैं तुम लोग को करवा चुकी हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो अभी उसकी जो टोटल एनर्जी है ना उसकी वैल्यू ई है। तो बताओ फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यार ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि मानो अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल एनर्जी की वैल्यू ई नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव ई नॉट। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 E0। आज की क्लास में ही डिस्कशन हुआ है। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 2 E0। अब मानो कोई बच्चा सोचे कि दी आपने पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा लिख दिया, नहीं, E0 ही मानो -2 जूल का हो। ठीक है, मानो अगर एक बॉडी की या फिर एक सैटेलाइट की मैकेनिकल एनर्जी -2 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ -2 जूल विच इज 2 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ -2 जूल विच गिव्स मी -4 जूल। तो ये सही है ना कि अगर मानिए एक सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और ट्वाइस होगी, दोनों को ऐड करके ये मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। तो इन्होंने उस नेगेटिव को ही E0 में डाल दिया कि अगर मानो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू इतनी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, नेगेटिव में सेम मैग्नीट्यूड की, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इससे डबल। ऑप्शन नंबर सी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बताओ व्हाट शुड बी द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ।
जिसके रेडियस की वैल्यू r है, सच दैट मुझे उस पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है वो 75% मिले ऑफ द वैल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब मानो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ की वैल्यू g है, तो उस डेप्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 75% ऑफ g होना चाहिए, मतलब 3g/4 होना चाहिए। तो ये तो मेरे पास डायरेक्ट इक्वेशन है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दी सरफेस एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन डी डेप्थ को कंपेयर कर रहा है। तो अगर सरफेस के ऊपर g है तो डेप्थ के ऊपर मुझे 3g/4 चाहिए, g से g गया, सो 3/4 इज इक्वल टू दिस, d बाई आर की वैल्यू आ गई 1/4, तो d की वैल्यू आ गई r/4। ऑप्शन नंबर ए गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में सारे ऑप्शन ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन इसीलिए डाला है ताकि जिन बच्चों को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में नहीं पता है उनको पता लगे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है कि मानो अगर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेरे घर के ऊपर हो, मानो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के बिल्कुल अगर मैं ऊपर जाऊं तो उस स्पेस के अंदर एक सैटेलाइट है, तो वो सैटेलाइट मुझे अभी भी दिख रहा है। वो मुझे 3-4 घंटों के बाद भी दिखेगा, 5 घंटों के बाद भी दिखेगा, क्योंकि जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है ना, ये सैटेलाइट भी उसी टाइम पीरियड के साथ रोटेट कर रहा है। तो एक ऐसा सैटेलाइट जो एक पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ के ऊपर फिक्सेटेड रहे, दैट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब अगर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बिल्कुल चंडीगढ़ के ऊपर है तो चंडीगढ़ के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है वो भी रोटेट कर रहा है। इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। इसके टाइम पीरियड की वैल्यू 24 आवर्स है। ऑब्वियसली बात है, इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इट फॉल्स विद द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ, और ये हमेशा इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। सो सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर पूछा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली बात है इट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऑल टुगेदर एक अलग फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं होता। और आखिरी क्वेश्चन, थैंक गॉड आई हैव मेड इट माय सो confidence in yourself does not come from the affirmations that you know say in front of the mirror. They come from breaking the self doubt and giving yourself reasons that you really are who you think you are. So I like when I push my boundaries and then accomplish something. That is how my confidence is always boosted, that you can do anything and everything. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी एक सैटेलाइट की जो सरफेस ऑफ द अर्थ के बिल्कुल क्लोज है उसकी वैल्यू v0 है। तो बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी दूसरे सैटेलाइट की कितनी होगी विच इज एट अ हाइट ऑफ 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मानो ये मेरे पास बच्चों अर्थ आ गया, इसके रेडियस की वैल्यू r है, तो यहाँ पर एक सैटेलाइट है तो वो बिल्कुल पास में रोटेट कर रहा है, तो इसका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट रेडियस ऑफ द अर्थ आ गया, इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट की कितनी होगी जो सरफेस ऑफ द अर्थ से 3r की हाइट के ऊपर है, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से 4r की हाइट के ऊपर है। तो आई नो ना ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड करता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी से निकाल सकती हूँ, v1/v2 इज अंडर रूट ऑफ r2/r1। पहले वाले की ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है, पहले वाले का रेडियस ऑफ ऑर्बिट r है, दूसरे वाले का रेडियस ऑफ ऑर्बिट 4r है। तो मेरे पास आ गया v2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू v0 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन नंबर सी गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। और ये हो गए बच्चों ग्रेविटेशन के ऊपर टॉप 34 क्वेश्चंस। अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो दोबारा से बोल रही हूँ बच्चों, मेरे क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी, मंडे को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करेंगे। क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और ये क्वेश्चंस कैसे लगे यू कैन लीव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल एवरीवन, हैव अ वंडरफुल नाइट, adios।